होता है ना ऐसे, कभी कभार अपना गलती होता है, हम दूसरों को डाउट करते रहते हैं, शायद उसके लिए मेरा ऐसे हो रहा है। क्लास स्टार्ट करते कहानी से। ठीक है, दो भाई और उनका वाइफ्स ऑल टुगेदर वे स्टेइंग इन ए हाउस। बड़ा भाई बहुत शांत स्वभाव का था। ठीक है, छोटा भाई कनिंग था, लेकिन वो बड़े भाई को बहुत रिस्पेक्ट करता था, प्यार करता था। बट वाइफ्स, वो लोग तो डाउट करने के लिए बने, वो हरदम एक दूसरे को डाउट्स करते थे। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी था सब कॉम्बाइंड था, डिवीजन होगा तो दोनों को मिलेगा, अलग अलग डिवीजन नहीं हुए थे, मिलके रह रहे थे। तो एक दिन बड़े भाई का जो है रात में बहुत जोर से वोमिटिंग हुआ तो उनके वाइफ जो है डाउट करने लगी, शायद वो छोटी वाली, मैं रसोई करता हूँ, ये सर्विंग करती है, कुछ मिला देती है, हो सकता है कि एक कोई लुढ़क जाएगा तो सारा प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगा। तो डाउट करने लगा। अगले दिन ध्यान से देखा, वो जब सर्विंग कर रहा है तो क्या कर रहा है, देखा कि दोनों भाई के सामने 2 प्लेट खाने का रखा गया। अब जस्ट खाना शुरू करने से पहले छोटी बहू जाके दोनों प्लेट को इधर उधर कर दिया, इसका प्लेट उसको, उसका प्लेट इसको कर दिया। तो उसका डाउट और गहरा हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि वो इस हिसाब से दिया होगा, कौन कितना खाता है उसके हिसाब से चेंज कर दिया, लेकिन ये तो डाउट कर रहा है ना। अगले दिन, उस दिन रात में भी वोमिटिंग हो गया, अरे कुछ किया है। अगले दिन फिर से, अगले दिन क्या हुआ, जब दोनों खाने बैठे थे, सडनली वो बड़ी बहू जाके दोनों प्लेट को फिर से उधर उधर कर दिया, ताकि अगर बाई चांस में अगर इधर दिया होगा तो छोटे की तरफ चले जाएगा। और रात में वेट कर रहा है कि सुनने के लिए कि क्या उनके घर में कोई वोमिटिंग वगैरह हो रहा है क्या, कोई स्लो पॉइजनिंग वगैरह हुआ है क्या। फिर भी बड़े भाई के घर में वोमिटिंग हुआ, और क्या हुआ, तो तबीयत खराब हो गया। फिर वो जब कुकिंग कर रहा था, फिर कुकिंग को किचन में जाके वेट करके देखी कि कोई कुछ डाल रहा है क्या इसमें खाने में। ऐसे चला 10-15 दिन के बाद वोमिटिंग रेगुलरली हो रहा है। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए चेक करने के लिए, क्या इसका खाने में कोई स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। वो उसको ज़बरदस्ती खींच के भाई को लेके गया। डॉक्टर बोला मुंह खोलो, तो देखा कि उसमें एक दांत पूरा गल गया है, इतना पॉइजनस हो गया है वो खाने के साथ अंदर जाता है और उसको वोमिटिंग होता है। बेचारा दूसरे को डाउट कर रहा है ना। तो बिफोर वी डाउट अदर्स वी मस्ट चेक वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। है, चलिए, फैक्ट है, झूठी कहानी नहीं है। एनीवे, लेट अस स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन। आप लोग बड़े बच्चे हो, बड़े बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। जहां जहां पर आपको व्हाई की जरूरत पड़ेगा, सर क्यों होता है समझाइए, मैं समझाऊंगा। नहीं तो जो फैक्ट्स है मैं आपको बताना हूं, और हर फैक्ट को समझने के लिए आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इकट्ठा दूंगा ताकि आपको फैक्ट को समझ पाओगे। पहला हुआ रिफ्लेक्शन कब होता है। when light moves from one medium to other, a part of energy bounce back, or simply छोड़ो, move from one medium to other. Reflection takes place at boundary. आपको सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें आपको इंपोर्टेंट लगेगा उसको आप लिखोगे। टेक्स प्लेस एट बाउंड्री। आपका समय बचाने के लिए मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए सरफेस, लाइट एनर्जी। कब होता है? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो वो कुछ एनर्जी बाउंस बैक करता है और वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। एक मिनट, मतलब अगर ये कोई एक ग्लास मीडियम है सपोज, और आप जानते हो कि सपोज कोई
कोई लाइट ऐसे आया तो ये ऐसे बेंड हो जाता है, फिर इधर से ऐसे निकल जाता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये मीडियम से ये मीडियम में लाइट आया तो कुछ लाइट बाउंस करेगा, फिर यहाँ पर जब आया, यहाँ पर आने से आप देखोगे ये लाइट फिर ग्लास से एयर में आ रहा है, यहाँ पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। एवरी टाइम व्हेन इट इज चेंजिंग मीडियम लाइट विल रिफ्लेक्ट। अब ये लाइट इधर से आया, यहाँ पर से आके बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर अगेन मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा। सो इफ ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्लैब, हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस। ये सोच गलत है कि कोई एक सिल्वर सरफेस पे लाइट गिरता है तो बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। जब भी लाइट का मीडियम बदलेगा देयर विल बी ए रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा? रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा कंपल्सरी नहीं है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। रिफ्रैक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट रिफ्लेक्शन इज ए कंपल्सरी फेनोमेना। जब भी लाइट का मीडियम बदलेगा रिफ्लेक्शन पक्का होगा। रिफ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इफ द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, कोई बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कब होता है? तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, थोड़ा कैमरा सेटिंग के लिए ये सब करना पड़ा है। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको मालूम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इफ यू ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल आई इज इक्वल टू आर, सबको मालूम है। और क्या कहता है? कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन ए कॉमन प्लेन। क्या कहता है? कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहां पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, lie in a common plane or they are coplanar, lie in a common plane. वेक्टोरियली लिखे तो हम कहेंगे दिस इज ए यूनिट वेक्टर। सपोज आई से दिस आई कंसीडर एज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हो गया ए आई कैप। दिस इज व्हाट ए यूनिट वेक्टर से इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आई से इट इज ए आर कैप एंड दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, कॉल इट ए एन कैप। So how these two statements can be combined? दोनों को जोड़ के सिंगल स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? हम कहेंगे ए आई कैप क्रॉस ए एन कैप इज इक्वल टू ए आर कैप क्रॉस ए एन कैप। ये स्टेटमेंट इस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। दिस टू क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम, मतलब दे आर कोप्लानर एंड इट इज दिस इंटू दिस साइन आई, दिस इंटू दिस साइन आर। ये 1 है, ये 1 है, 1 साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर, मतलब आई इक्वल टू आर। सो दिस इज ए कॉमन स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन में देखा हूं काफी जगह, नीचे दिया रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे करके बहुत सारे इक्वेशन दिए रहेंगे, तो देख के पता कर लेना। दिस इज रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज ए होल, जिससे ये भी पता चलता है कि आई इज इक्वल टू आर एंड दे आर इन ए कॉमन प्लेन। पॉइंट नंबर 3। अच्छा, व्हाट इज ए इमेज? इमेज लोकेशन कहां होता है? इमेज लोकेशन क्या होता है? जब लाइट किसी एक सरफेस से रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आता है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में पहुंचता है, हमें कुछ देखने की सेंसेशन होता है, उसको कहते हैं इमेज। सो व्हेन यू कैन सी द इमेज, यू कैन सी द इमेज ओनली व्हेन
the reflected rays are reaching your eye. तो image can be seen if reflected rays can reach our eye. हमारे आंखों में अगर पहुंच पाएगा तभी हमें इमेज दिखेगा. इमेज कहां पे लोकेटेड होता है? Where the image is located? The image is located at point of convergence of reflected rays. जहां पर reflected rays एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगे, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा. कहां पर इमेज होगा? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग. जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगे, एक जगह मिलेंगे, वहीं पर बनेगा आपका इमेज. समझ में आया? अगर रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच कन्वर्ज कर रहे हैं तो जो इमेज दिखेगा उसको हम कहते हैं रियल इमेज. अगर दे आर अपियरिंग टू कन्वर्ज देन इट इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज. तो जब लाइट, मान लो कि कोई एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सपोज कोई लाइट रे ऐसे आया, ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया. कोई दूसरा लाइट रे, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कोई लाइट रे ऐसे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे आया. तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आके यहाँ पे मिले, मतलब द इमेज विल बी हियर, ऑब्जेक्ट इज हियर. तो इमेज लोकेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मिलते हैं. जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मिलेंगे, आप कहोगे वहां पर आपका रिफ्लेक्टेड रे आए, वहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर देख लो कि आप सचमुच ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सचमुच यहाँ पे आके मिल रहे हैं. सपोज हम कुछ केस बदल देते हैं. सपोज ऐसे आई कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए सरफेस लाइक दिस. अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है. तो यहाँ से कोई लाइट रे आएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा? तो पहले हम देखेंगे कि जहां पर ये लाइट गिर रहा है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल. तो उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल में ये रे इधर निकल गया. सिमिलरली इधर भी कोई आएगा, वो इधर जाएगा. और यू सी इफ यू extend the reflected rays, they are appearing to meet somewhere here. Actually they are diverging. एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है. They are not meeting, but upon extension they are appearing to meet somewhere here. तो हम कहेंगे ये हो गया virtual image. If the reflected rays really meet, they form the real image. If the reflected ray appear to meet, upon extension they form the virtual image. ठीक है? तो जो इमेज बना वो रियल इमेज बन सकता है, वो वर्चुअल इमेज बन सकता है. क्या देखें? इफ रिफ्लेक्टेड रेज रियली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, they form the real image. If they appear to converge, upon extension, the image is virtual. वो एक सचमुच में मिल नहीं रहे, लग रहा है कि वो मिलेंगे अगर उनको एक्सटेंड करेंगे. तो ये have to be वर्चुअल, उनको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज. ठीक है? वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, समझ में आया? पॉइंट नंबर 4, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अंतर क्या है, मतलब हाउ दे आर कैरेक्टराइज्ड. अब देखोगे जो वर्चुअल इमेज है उसको आप देख सकते हो, कैन बी सीन बिहाइंड द
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहां पर वो मिल रहे हैं? अपन एक्सटेंशन बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैन नॉट बी सीन, ये दिखाई नहीं देते। आप जहां पर वाई पूछोगे वहां पर बताएंगे, नहीं तो हम लिखते जाएंगे ये सोच के कि आपको सब कुछ आता है। वर्चुअल इमेज को आप देख सकते हो, रियल इमेज को आप देख नहीं सकते। ठीक है। हाँ, दूसरा हुआ कि रेज डाइवर्ज कर रहे हैं, सचमुच जाके रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज कर रहे हैं वर्चुअल इमेज की केस में। अगर एक जगह कन्वर्ज करेंगे तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा और इमेज दिखेगा। कन्वर्ज तो नहीं कर रहे, सो दे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, but here they can be projected, remember रियल इमेज को हम स्क्रीन पे डाल सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे डाल नहीं सकते। वर्चुअल इमेज को हम लोग इसमें स्क्रीन पे डाल नहीं सकते, लेकिन देख सकते। कहने का मतलब है जब भी किसी मिरर में आपको इमेज दिख रहा है मिरर में, तो इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज है। अगर किसी मिरर के सहारे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को हम वॉल पे डाल सकते हैं तो वो रियल इमेज है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल इमेज कब होता है? व्हेन द रेज आर रियली मीटिंग एट ए पॉइंट। और वर्चुअल इमेज कब होता है? जब दे आर अपीयरिंग टू मीट अपन एक्सटेंशन। तो आपको सब नॉलेज की जरूरत है, तो ये हमने आपको बताया। समझ में आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे रिगार्डिंग ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में होता क्या है? प्लेन मिरर में अगर हम कहेंगे ये प्लेन मिरर है, इस मिरर पे हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हैं। यहां पर हम रखे कोई एक ऑब्जेक्ट, अब यहां से कोई रे ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, कोई रे ऐसे आया और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि दिस एंगल हैज टू बी इक्वल टू दिस एंगल। और अगर ये दोनों को हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो यू सी दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर। तो आप कहोगे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्स तो कर रहे हैं, हमारे आंखों पे गिर रहे हैं, बट दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर। इसका मतलब ये जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है। नॉट ओनली दैट, अगर यहां से कोई रे ऐसे गिरा तो, कोई रे अगर ऐसे गिरा तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया था, रिफ्लेक्ट करके ऐसे वापस आएगा। व्हेन ए रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए मिरर, व्हेन ए रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द मिरर, क्या बता सकते हो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? जीरो। ये समझना, ये कोई मिरर है, कोई रे अगर ऐसे गिरा तो नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है? जीरो एंगल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ मैं देखा हूं, तो इसलिए मैं बता दिया। व्हेन ए लाइट रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए मिरर, द इंसिडेंट एंगल इज जीरो। ठीक है, इंसिडेंट एंगल जीरो है। तो आप देखें कि ये ऐसे गया तो ऐसे वापस आया, मतलब अभी ये वाला रिफ्लेक्टेड रे को भी एक्सटेंड करेंगे तो विल सी इट इज मीटिंग समवेयर हियर। नाउ यू सी ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू दिस एंगल। कैसे हुआ? सपोज मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। सोचो ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ तो ऑब्वियसली सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, ये एंगल भी थीटा ही हुआ, ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल थीटा हुआ। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट मतलब दे आर सेम, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो यहाँ पर इमेज भी ऐसे खड़ा हुआ मिलेगा। तो क्या क्या चीजें हम इसमें समझ पाए, क्या क्या चीजें इसमें हम समझ पाए, वो सारा चीजें जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल होगा उसको हम याद रखेंगे। काफी चीज आपको मालूम है और आपको मालूम है बोल के भी मुझे मालूम है, तो थोड़ा मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा टेढ़ा हो गया है, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम।
यस। नाउ इट इज फाइन। तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की? पहला चीज ऑब्जर्व किए कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is equal to distance of image from the mirror, but displacements of object and image with respect to mirror are equal and opposite. With respect to mirror, displacement इसका ऐसा हुआ, इसका displacement ऐसा हुआ. They are equal in magnitude but opposite in direction. But distances are same. तो क्या कहेंगे? Distance वाला चीज सबको मालूम है. हम लिखेंगे displacements of object and image with respect to mirror are equal and opposite. हाँ भैया, ये चीज सबको आता था, कोई नई चीज नहीं। लेकिन हर जगह डिस्टेंस लिखा रहता है, मैं जबरदस्ती डिस्प्लेसमेंट को क्यों घुसेड़ दिया? क्योंकि मुझे आगे चल के वेलोसिटी निकालना है, व्हिच इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और इमेज का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट है, उनका जो डेरिवेटिव निकालेंगे dSO/dt, dSI/dt, देयर वेलोसिटीज विल बी इक्वल बट देन अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल एंड अपोजिट। तो जब कभी क्वेश्चन आएगा ट्रू एंड फॉल्स में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, नो दैट इज रॉन्ग। आपको समझ में आना जरूरी है। दूसरा हुआ कि जो इमेज है, इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज as that of object, that of object। ये चीज भी मालूम है, कोई नई चीज नहीं है, सबको मालूम है, तो क्यों ज्यादा इसमें समय गवाएं। जितना बड़ा आदमी खड़ा रहेगा उतना बड़ा इमेज दिखेगा, है ना। इरेक्ट दिखेगा, सर ऊपर पाँव नीचे, तो इमेज का भी सर ऊपर पाँव नीचे। एंड दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग इज फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखे, जैसे हम लोग डिफाइन किए, इमेज कहाँ पे होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज, और एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। सिमिलरली ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द इंसिडेंट रेज। देखो ये सब इंसिडेंट रे है भैया, ये सारा इंसिडेंट रे कहाँ पे कन्वर्ज करें? यहाँ पे, जहाँ पे कन्वर्ज करें वहाँ पे है ऑब्जेक्ट, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज करें वहाँ पर है इमेज। ये ध्यान में, बाद में स्टेटमेंट आपको काफी मदद करेगा पता करने में कि इमेज ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज करते हैं वहां पर बनता है इमेज, जहां पर इंसिडेंट रे कन्वर्ज करते हैं वहां पर रहता है ऑब्जेक्ट। दो पॉइंट देख लिए। तीसरा पॉइंट देखो, तो तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर हम जोड़ेंगे, दैट लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर। लाइन जॉइनिंग ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करेगा। लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज नॉर्मल टू मिरर। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में मदद करेगा, ये हरदम नॉर्मल टू मिरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ, अगर हमारे पास कोई एक मिरर है, ये एक मिरर है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से लाइट आया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आने लगा, दिस रेज आर रीचिंग आवर आई। अगर ये छोटा सा मिरर है तो सारा लाइट गिरने के बाद ऐसे आएंगे हमारे आंखों में, और when you are able to see, this is your eye, थोड़ा बिग साइज का हो गया बट बिलीव दैट दिस इज योर आई। अब ये आके आपकी आंखों में गिर रहा है,
तो जितनी ज्यादा लाइट आके पहुंचेगा उतना ब्राइट इमेज आपको दिखेगा। मान लो कि मिरर काफी छोटा है, उसका साइज कितना है 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, तो थोड़े से लाइट रिफ्लेक्ट करके आएंगे और थोड़े से लाइट आपकी आंखों में पहुंचेंगे, इमेज तो दिखेगा, थोड़ा वो लेस ब्राइटनेस का दिखेगा। इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, सॉरी मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगा और आपको इमेज और ब्राइटर दिखेगा। लेकिन इमेज को अगर मिरर को अगर बहुत बड़ा कर देंगे तो आपको ज्यादा नहीं फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे आपकी आंखों में नहीं पहुंचेंगे। तो फॉर स्मॉल साइज मिरर्स by increasing the area of reflection you will see the brightness of the image increases। किसके लिए? only for small size of mirror। मान लो कि मिरर ऑलरेडी इतना बड़ा है तो ढेर सारे रे रिफ्लेक्ट करके आ रहे हैं, और बड़ा करेंगे और ये तो आपकी आंखों में पहुंचेंगे नहीं, so brightness will not be affected। only for small size mirrors by increasing the area reflecting area the brightness of image increases। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसमें? for small size mirrors by increasing the reflecting area the brightness of image increases। काफी बार आया है ये, कैसे आया है देखेंगे। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इंक्रीजेस, रिफ्लेक्टिंग एरिया को ज्यादा करे तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। तो जितना भी पॉइंट्स देखे हम लोग उसको देख के आप बताओ कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर मान लो कि कोई एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए मिरर। और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया है, सपोज फॉर योर इंटरेस्ट हम कहेंगे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे? यहाँ पे। इफ यू अंडरस्टैंड यू विल हेल्प मी डूइंग इट। सपोज दिया है कि ये समथिंग लाइक से 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा जो देखिए उसको कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा मैं जानना चाहता हूँ what is distance between object and image। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में what is the distance between object and image? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये 3 मीटर दिया है, ये 4 मीटर दिया है, बताओ क्या होगा? चलो सोचते हैं। Distance of the object with respect to mirror is same as distance of the image with respect to mirror। Second thing, what do you know? The line joining object and image is always perpendicular to the reflecting surface or to the mirror। Means अगर मैं यहाँ से कोई एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इमेज इसी लाइन पे कहीं आएगा, कितने दूर पे? जितने दूर पे ये है। This distance will be equal to this distance। तो आपको समझ में आना चाहिए the line joining object and image is always normal to the mirror। you draw a perpendicular, extend it। ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस उतना होगा। बस ये डिस्टेंस पता करने वाली बात हुआ, ये डिस्टेंस कितना है। हाँ, तो आप ये थोड़ा ट्रायंगल को देखो ना, ये ट्रायंगल में आप पता कर सकते हो कि दिस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा? ये 3 मीटर, ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा? 5 मीटर। ये सबको मालूम है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, और आई कैन से हाफ 5 इंटू एच। क्या यहां से मुझे एच का वैल्यू मिल गया? यस, 12/5। एच का वैल्यू क्या हो गया? 12/5 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो गया? h, और ये भी तो होगा h, 2h which is 24/5 और 4.8 मीटर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? मुझे जो चीजें बताया उसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, let us see।
ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सारा चीज हम लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ लोगे। अगर कोई एक मिरर है और ये उसके ऊपर इंसिडेंट रे है और ये उसका रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम कहेंगे इंसिडेंट रे को हम थीटा घुमा देते हैं, मिरर फिक्स्ड है, मिरर फिक्स्ड है, इसको अगर हम थीटा घुमा देंगे और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे को कहाँ पे ले आएंगे, अब यहाँ पे ले आएंगे। यू सी द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम थीटा घुमा दिए, इसको हम थीटा घुमा दिए इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे था वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पहले भी इसके साथ जो एंगल कर रहा था नॉर्मल के साथ, पहले नॉर्मल के साथ कर रहा था ये एंगल, तो ये था रिफ्लेक्टिंग एंगल। अब ये हो गया इंसिडेंट एंगल, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो आप कहोगे कि जब इंसिडेंट रे को हम थीटा घुमा देते हैं क्लॉकवाइज ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे का डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे पहले यहां था, अब वो इधर आ गया, कितना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मिरर को फिक्स रखते हुए अगर इंसिडेंट रे को थीटा घुमा देते हैं क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला चीज याद रखना है, इफ मिरर is fixed and incident ray is rotated, incident ray is rotated by theta clockwise, then reflected ray क्या होगा बताइए, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, क्या एंगल करेगा, सेम थीटा, बट कौन सा डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज गया तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूम जाएगा। मिरर फिक्स रहते हुए अगर इंसिडेंट रे को हम क्लॉकवाइज थीटा घुमा लेते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज थीटा घूम जाता है। इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हो सकता है कि जो आपका मिरर है वो ये है, से इट इज द पोजीशन 1 ऑफ द मिरर, कोई इंसिडेंट रे ऐसे आया था और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया था, और ये था मान लो कि नॉर्मल, चलो कहते हैं कि ये पोजीशन ऑफ द नॉर्मल, द फर्स्ट केस ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है पहला केस में। अगर मिरर को ही मैं घुमा देता हूं, इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए अगर मैं मिरर को घुमा दिया बाय एंगल थीटा, अब मिरर को मैं घुमाया बाय एंगल थीटा, इंसिडेंट रे जैसे था वैसे रहा, तो जो नॉर्मल था वो नॉर्मल भी तो थीटा घूम जाएगा। द न्यू पोजीशन ऑफ द नॉर्मल, न्यू पोजीशन ऑफ द नॉर्मल विल आल्सो रोटेट बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये जो एंगल था ये बढ़ गया तो ये भी इधर को बढ़ जाएगा, यू विल सी द रिफ्लेक्टेड रे विल एक्वायर ए न्यू पोजीशन, और रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गया, अब देखोगे 2 थीटा। क्या बात समझ में आया? yes. हाँ, तो हम याद रखेंगे कि अगर हम मिरर को 1 पोजीशन से 2 पोजीशन में लेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा, 2 थीटा। मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को थीटा घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इफ इंसिडेंट रे being fixed, the mirror is rotated by angle theta clockwise, then the reflected ray rotates 2 theta in clockwise direction,
जिनको डिटेल्स में चाहिए कैसा हो रहा है ऐसा सारा चाहिए तो वीडियोज आर अवेलेबल, यू कैन वॉच एंड सी, वो सारा वीडियो आप देख सकते हो। बस 2 स्टेटमेंट लिखे तो उसको मैं रिपीट कर देता हूं। अगर मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे उल्टे डायरेक्शन में थीटा घूम जाएगा। इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में 2 थीटा घूम जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे अभी, डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, डेविएशन इन ए मिरर। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, बाकी मिरर में भी देखेंगे हम लोग। पहला केस में अगर हम कहेंगे कि कोई लाइट रे ऐसे आया, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो शायद ये कुछ ऐसे चले जाता, लेकिन हुआ क्या, ये ऐसे गया। मतलब लाइट को जाना था ऐसे, बिकॉज ऑफ द मिरर ये जो रिफ्लेक्टर, ये जो रे ऐसे आ रहा था ऐसे मुड़ गया इतना, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान रहे एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के साथ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड डेविएशन। आपको कि सर ये एंगल नहीं होगा, नो नो, दिस इज नॉट द डायरेक्शन। अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन हुआ ऐसे, इसका डायरेक्शन हुआ ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और सोचना यह है कि ये कितना घूम गया प्रैक्टिकली, वो ऐसे आया, ऐसे मुड़ गया है, इधर गया है, सो दिस इज व्हाट इज द डेविएशन। अभी अगर मैं सिंपली कहूंगा कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे डेविएशन है, तो अगेन दैट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन, दैट इज नॉट ए वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। आपको फिजिकली फील करना है डेविएशन क्या है, क्योंकि नेक्स्ट केस में आपको दिखाऊंगा कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट नेसेसरली द डेविएशन, इट मे बी समथिंग डिफरेंट। तो इसलिए थोड़ा ढंग से देखो इसको, ये रे ऐसे आ रहा था और ऐसे मुड़ के इधर गया, डेविएट कर गया, कितना, डेल्टा। तो इस केस में अगर हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, सपोज वो क्या एंगल में गिर रहा है, सपोज इट इज मेकिंग सम एंगल अल्फा और थीटा, तो आप बता सकते हो क्या कितना डेविएशन हुआ, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, और ये एंगल क्या है 180 पूरा, और ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। इन ए सिंगल प्लेन मिरर आपको याद रखना है कि जो डेविएशन है दैट इज 180 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, तो दिखता रहा नहीं, और केसेस आएंगे जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी एंगल में डालो डेविएशन वही रहेगा, ठीक है। तो चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ लेट अस सी केस ऑफ 2 मिरर्स। सपोज हमारे पास 2 मिरर है, चलिए मानते हैं कि ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। देयर आर 2 मिरर्स, मिरर 1 एंड मिरर 2। कोई रे, चलो मानते हैं कि इसके ऊपर ऐसे गिरा, ऐसे गिरने के बाद यू ड्रॉ ए नॉर्मल, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट किया, अगेन यू ड्रॉ ए नॉर्मल, यहां से रे फिर से रिफ्लेक्ट किया, तो आप देखोगे कि इंसिडेंट रे आ तो रहा था ऐसे, गया ऐसे। सपोज एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स इज अल्फा। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है मालूम नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। तो आप देखोगे कि जो इंसिडेंट रे था वो ऐसे आ रहा था, डेविएशन कितना हुआ, हम कहेंगे सर हमारा डेफिनेशन हमारे पास है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल, नो, दिस इज नॉट द डेविएशन। हुआ क्या है, देखो इंसिडेंट रे यहां से ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, मतलब ये पूरा एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ये पूरा एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो इन केस ऑफ 2 मिरर्स इफ यू कैलकुलेट दिस डेल्टा विल बी कमिंग 360 माइनस 2 अल्फा। इसमें अल्फा इंसिडेंट एंगल नहीं है, अल्फा इज एंगल बिटवीन मिरर्स। 2 मिरर के बीच में क्या एंगल है वो डिसाइड करेगा क्या है डेविएशन, क्या एंगल में इंसिडेंट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। पहला केस में क्या था 180 माइनस 2 थीटा, थीटा क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, यू से दिस एंगल इज डेल्टा।
क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको दिया गया एग्जाम्पल, आप समझने की कोशिश करो। सपोज आपके पास दो मिरर है ऐसा, और फिगर में दिया गया है कि यहाँ से कोई रे ऐसे आया, ओहो बहुत टेढ़ा हो गया, कोई रे ऐसे आया और सॉरी ऐसे आया, ऐसे निकला, ऐसे गया, और दिया है कि रे कमिंग लाइक दिस, इज गोइंग लाइक दिस, और दिया है कि दिस एंगल इज समथिंग से 80 डिग्री। ये दो मिरर है। इन फिगर शोन फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड अल्फा। तो आप क्या कहोगे? हियर डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 अल्फा। वही तो लिखे थे। यस। और डेविएशन यहां पर कितना है देखो तो। क्या ये था डेविएशन एंगल? नहीं, ये एंगल था डेविएशन। ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि रे ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, फिर मुड़ के ऐसे गया। दिस इज द एंगल ओवर व्हिच दिस वेक्टर इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो डेविएशन की जगह क्या लिखेंगे? इट इज कमिंग आउट टू बी 360 माइनस 80 इज इक्वल टू 360 माइनस 2 अल्फा, मतलब अल्फा इज 40 डिग्री। ये एंगल बिटवीन द रेज, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 40 डिग्री। क्या बात समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर दो मिरर है और इनके बीच में क्या एंगल है मालूम नहीं है। सपोज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज अल्फा। बोल रहा है कि कोई रे जो मिरर वन को पैरेलल होके आया, ऐसे रिफ्लेक्शन करने के बाद मिरर टू को पैरेलल होके गया। इफ इंसिडेंट रे is parallel to mirror 1 and final reflected ray is parallel to mirror 2. Find angle between mirrors. क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया आपको? देखो ये इंसिडेंट था, ये रे था, ये मिरर वन को पैरेलल हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये मिरर टू को पैरेलल हुआ। तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स? अब सोचे तो ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में भी वही एंगल होगा, मतलब दिस एंगल इज अल्फा। है कि नहीं? तो व्हाट इज द डेविएशन? क्या कोई मुझे बताएगा? बोला व्हाट इज द डेविएशन हियर बेटा? डेविएशन कितना हो रहा है? रे ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था, तो पूरा एंगल इज इट नॉट 180 प्लस अल्फा? ये प्लस 180 प्लस अल्फा। और डेविएशन का फॉर्मूला मालूम है, इट इज 360 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा। तो क्या हो गया? अल्फा, अल्फा इज 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 60 डिग्री। ठीक है? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे। क्या है? व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन two mirrors such that the incident ray and final reflected ray
इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल होना चाहिए। थोड़ा कोशिश करें तो ये हो गया, मान लो इंसिडेंट रे और मिरर कैसा है, क्या मालूम कैसा है, कुछ दिखना पड़ेगा हमें, ऐसा है, और ये रिफ्लेक्शन वगैरह हुआ, फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे था वो ऐसा था, दोनों परपेंडिकुलर है। क्या बता सकते हो, पूछा है अल्फा, बता सकते हो व्हाट इज डेविएशन, कौन बताएगा डेविएशन कितना हुआ। इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, मतलब यहां से रिफ्लेक्ट करता हुआ रे दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, क्या होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ बोलो। 90 डिग्री कैसे हुआ, ये ऐसे जा रहा था, इधर को मुड़ा होगा, इधर को मुड़ा होगा, ऐसे मुड़ते 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 इधर आया, मतलब दिस एंटायर एंगल इज डेविएशन। यस, याद है कि डेल्टा इज 270, ये दिखना जरूरी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेविएशन कैसे निकालते हैं। अब ये डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, 360 - 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 270। तो कितना हो गया अल्फा, तो ये गया इधर, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 90 अल्फा इज 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर डेविएशन को आप फिजिकली नहीं समझोगे तो विल बी इन ट्रबल। हाँ से दिजन आसियो ना आज तो तुम स्त्री रीते आसते तेबे टाइले वाला आसुची हाँ से कोई आसो काली आसला हाँ खुदिया पठी दियो टाइल वाला जिन हाँ ताले जणे लोक रहले केमती हो हाँ से जन जन सार करिवो कोन हाँ टाइल वाला भी पठी देता है। आर यू गेटिंग। तो डेविएशन का रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। चलिए ये हम लोग डेविएशन देख लिए, ब्राइटनेस के ऊपर देख लिए, और क्या देख लिए, ये था डेविएशन का फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 8 में जाएगा। रीजियन ऑफ साइट, मतलब कहाँ पे खड़े रहने से कोई इमेज आपको दिखेगा। इमेज हमें कब दिखता है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच आवर आई। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर ऐसा है, अब इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। चलो ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बताओ। मिरर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे, क्या इसका इमेज इसमें बनेगा, हाँ या ना। Yes, बनेगा, बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं वहाँ पर इमेज बनता है। यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड, यहाँ से एक इंसिडेंट रे लो, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, दूसरा इंसिडेंट लो, ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर गया, एंड दे आर ट्राइंग टू मीट समवेयर हियर। अब देखो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बिकॉज द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे, नॉर्मल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, हाँ इमेज तो बनेगा। लेकिन ये इमेज दिखेगा क्या, इमेज बनना इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है ना। जैसे मान लो कि ये एक मिरर है और ये मिरर में मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, यू आर सिटिंग ऑन द अदर साइड, तो मैं आपका इमेज को देख सकता हूँ, आप मेरा इमेज को देख सकते हो, है ना। लेकिन मैं अपना इमेज नहीं देख सकता हूँ। सपोज हियर इज ए मिरर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, यू आर स्टैंडिंग हियर, आई कैन थ्रू दिस मिरर आई कैन सी योर इमेज, क्योंकि यहाँ से आता हुआ लाइट रिफ्लेक्ट करके मेरे आंखों में आ रहा है, मेरे से जाता हुआ लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में आ रहा है। सो वी आर एबल टू सी ईच अदर्स इमेज। लेकिन मेरे से जो लाइट जा रहा है वो रिफ्लेक्ट करके इधर भाग रहा है, आई कैन नॉट सी माई इमेज, वो मेरे पास वापस नहीं आ रहा है। तो आई कैन नॉट सी माई इमेज, यू कैन नॉट सी योर इमेज, बट यू कैन सी मी एंड आई कैन सी यू। जब भी रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में पहुंचता है हमें इमेज दिखाई देता है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से अगर कोई लाइट रे ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा, कोई लाइट रे अगर ऐसे आएगा एट द एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम में, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ ऐसे जाएगा।
मतलब यहां से निकलता हुआ सारा का सारा रे रिफ्लेक्ट करने के बाद ये दोनों लाइन के बीच में ही रहेंगे, है कि नहीं? और अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे कोई रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर खड़े होने के बावजूद इस मिरर में इसका इमेज को आप देख नहीं पाओगे, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रीचिंग योर आई. You can see the image of this object only if the rays going from this object reflect from the mirror and reach your eye, but they are not reaching. तो अगर किसी तरह से आप यहाँ पे आ जाते हो ये दोनों रे के बीच में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रे आपकी आंखों में पहुंचेगा और आपको इमेज दिखाई देगा. तो ये रीजन में अगर कोई है, if someone is in this region, ये रीजन में है, ये रीजन में, तो आप कहोगे उसको इमेज दिखाई देगा और किसी को इमेज नहीं दिखाई देगा. ठीक है. इफ यू आर इन दिस जोन, ये सीधे जोन में अगर हो तो आप कहोगे आपको इमेज दिखाई देगा. So this is called region of purview. How the region of purview is described? It is bounded by the reflected rays from the extremities of the mirror. मिरर की एक्सट्रीमिटीज से मिरर की एंड पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे और जो दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे उसका बीच का जो जोन है उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ साइट और रीजन ऑफ परव्यू. समझ में आया? तो क्या हुआ ये, इसके बारे में लिखेंगे. इट इज द रीजन बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज from the extremities of the mirror. मिरर की एक्सट्रीमिटीज से अगर हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे तो जो रीजन मिलेगा उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ साइट. अगर कोई पूछेगा फॉर ए कॉन्केव सरफेस, a convex surface and a plane surface, दोनों केस में ऑब्जेक्ट को अगर हम बराबर डिस्टेंस में रखेंगे, यहाँ पर भी उतनी डिस्टेंस में रखेंगे, रीजन ऑफ साइट किसका बड़ा होगा, इसका रीजन ऑफ साइट कैसे निकालेंगे. ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एक्सट्रीमिटी से ड्रॉ करें, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रीजन ऑफ साइट. इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये जोन में कहीं भी रहोगे आप देख पाओगे. इसके लिए आप देखो एक्सट्रीमिटी से ड्रॉ करो, यू ड्रॉ ए नॉर्मल, इट विल गो लाइक दिस. एक्सट्रीमिटी से ड्रॉ करो, ड्रॉ ए नॉर्मल, गो लाइक दिस. यू सी द रीजन ऑफ साइट इज बिगर. So out of a convex mirror and a plane mirror of same size with same position of object, you say the region of purview is more for the convex mirror. इसलिए हमारा जो रियर व्यू मिरर होता है गाड़ी में वो कन्वेक्स मिरर रहता है. इसलिए नहीं, इसमें और भी रीजन है कि पोजीशन कहीं भी रहे आपको वर्चुअल इमेज दिखता है. तो आपका जो ये रीजन ऑफ साइट है वो किसके ऊपर डिपेंड किया. रीजन ऑफ साइट किसके ऊपर डिपेंड किया. पहला चीज हम देखें कि इट डिपेंड्स on relative position of ऑब्जेक्ट एंड मिरर. ऑब्जेक्ट कहाँ है और मिरर कहाँ है, उनका पोजीशन के रिलेटिव टू ईच अदर, उनका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. एंड और साइज ऑफ मिरर. मिरर बड़ा है तो ऑब्वियसली रीजन ऑफ व्यू भी बड़ा हो जाएगा. रीजन ऑफ व्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर कहाँ रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. और किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिरर कितना बड़ा है या छोटा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. इज इट अंडरस्टूड. और क्या है, फॉर ए प्लेन मिरर एंड ए convex mirror of same size with same position or similar position of object, similar position of object, the region of sight
किसके लिए ज्यादा होता है? रीजन ऑफ साइट इज मोर फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, और मोर की जगह बिगर लिखेंगे, इज बिगर फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये बड़ा होता है। क्या चीजें आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आ रहा है? Yes, sir. कहीं तकलीफ हो रहा है तो बोलना। Why convex mirror is used in as rear view mirror for cars? तो उसमें दो एक्सप्लेनेशन आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा तो आपको उसका वर्चुअल इमेज बनेगा, उसमें वर्चुअल इमेज तो आप देख पाओगे। दूसरा हुआ कि वाइडर रेंज को कवर करेगा, किसी कोने से कोई दूसरा गाड़ी आ रहा है तो दिखेगा, क्योंकि इसका रीजन ऑफ व्यू बड़ा है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अगर किसी एक मिरर में मैं आपको देख पा रहा हूँ तो आप भी मुझे देख पा रहे होगे। यू नो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर हम कहेंगे कि ये कोई मिरर है सपोज, और यहाँ से कोई ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आया और रिफ्लेक्ट करके मान लो कि यहाँ पर इमेज बनना आपको दिख रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लेंगे तो बात तो एक ही हुआ ना, इमेज यहाँ पे बनेगा। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड। आगे चल के देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। मेड बी ए कनकेव मिरर, मेड बी ए कन्वेक्स मिरर, मेड बी ए कनकेव डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस और ए प्लेन मिरर। किसी भी केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड। अगर ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह ले लेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा? जहाँ पर ऑब्जेक्ट था। खैर मैं उसमें आऊंगा बाद में, फिलहाल तो आप जान लो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर इमेज बनेगा, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर यहाँ पर इमेज बनेगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब है अगर किसी मिरर में मैं आपका इमेज देख पा रहा हूँ तो आप भी मेरा इमेज देख पा रहे होगे। बट टू बी मोर माइन्यूटली अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, बताओ सपोज किसी मिरर में आई एम एबल टू सी योर लेग, क्या ये जरूरी है कि आप मेरा लेग को देख पाओगे? किसी मिरर में आई एम एबल टू सी योर फुट, पाँव को देख पा रहा हूँ, क्या आप मेरे पाँव को उसमें देख पाओगे? नहीं। वो बॉडी का कौन सा पार्ट है अगर मैं आपका देख पा रहा हूं तो आप भी मेरा देख पाओगे? क्या गेस करके बता सकते हो? हाँ नूरुल, इट इज ऑब्वियसली द आई। मेरे आंखों से कोई लाइट रे जाके रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों पे गिर रहा है तो आप मेरा इमेज देख पा रहे हो। किसका इमेज? आंख का इमेज। तो आपकी आंखों से कोई लाइट रे आएगा तो मेरे आंख में गिरेगा, मैं उसको देख पाऊंगा। इसका मतलब इन ए मिरर इफ आई एम एबल टू सी योर आई then you must be able to see my eye। मैं अगर आप कोई मिरर में आपके पाँव को देख पा रहा हूँ, I am able to see your foot, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा फुट को देख पाओगे, क्योंकि देखने के लिए तो आंख की जरूरत होता है, फुट की जरूरत नहीं होता है। क्या बात समझ में आया? ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं। दूसरी चीज बता दें कि व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग टू आईज, दो आंख नहीं होने से हमको क्या तकलीफ होता है? सपोज इमेजिन करो आपकी दोनों आंख सुबह उठ के देखे कि दोनों गायब हो गया, बीच में एक बड़ा वाला आंख बन गया। ठीक है, ये बड़ा सा आंख यहाँ पे माथे पे बना और दोनों आंख गायब हो गए, तो हाँ बड़ा आंख बन गया, काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ टू आईज यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द डायमेंशन एंड पोजिशन ऑफ द इमेज, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक फील्ड है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये काफी मदद करेगा। और मान लो कि यहाँ पर कहीं एक कॉइन पड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको दोस्त पूछा मेरा कॉइन कहीं गिर गया था देखे हो? आप बोलोगे कि हाँ इधर गिरा है, जाओ। वो बेचारा कहाँ तक ढूंढेगा? मान लो एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल फील्ड है, पूरा ये सारा ढूंढने लगेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इधर आप तो सही दिखा है कॉइन इधर गिरा है, बट स्टिल उसको ढूंढने में, लोकेट करने में दिक्कत हो रहा है। तब आपके कोई दूसरा दोस्त यहाँ पे खड़ा था, वो बोलेगा अरे तेरा कॉइन तो इधर गिरा है, वो भी सही दिखा रहा है। अब जो तीसरा जो कॉइन ढूंढने जा रहा है वो क्या करेगा? कभी इसको देखेगा, कभी इसको देखेगा और सीधे जाके यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ही विल बी एबल टू इमेजिन कि ये भी झूठ नहीं बोल रहा है दोस्त है, ये भी झूठ नहीं बोल रहा है दोस्त है, मतलब कॉइन दोनों सही बोल रहे हैं, मतलब कॉइन मस्ट बी हियर। तो ये बहुत आसानी से कॉइन के लोकेशन में पहुंच जाएगा और कॉइन को ले लेगा। हमारे साथ दो आंख होने से कोई फायदा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, वहां से कोई रे आके इस आंख में गिरा तो ब्रेन कहता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा आंख बोलता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे।
ब्रेन दोनों का बात को सुनता है, बोलते ये बोला इधर है, ये बोला इधर है, तो ये यहाँ पे तो लोकेट कर लेता है लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज गिव्स यू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जो रे आके इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से जो रे आके इंसिडेंट हो रहा है, दोनों ब्रेन में क्या आइडिया दे रहे हैं, एक बोला इधर है, एक बोला इधर है, तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता चल जाता है। एक आंख होगा तो ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, लेकिन कितना दूर पे आप गेस नहीं कर सकते। यू कैन प्ले, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि कोई एक डंडा ले लेंगे, बोलेंगे एक आंख बंद करो, डंडे को ऐसे सीधे रखो, आपके सामने बताओ कितना, अरे पेन गिर गया, पेन पूरा ऐसा जगह गिरा कि गिरा हुआ पेन बन गया। एनीवे चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं दूसरे पेन से। अगर आपको ऐसे एक डंडा दिया गया, पूछा गया एक आंख बंद करके बताओ इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ बताने में आपको दिक्कत होगा, बिकॉज यू नीड हेल्प ऑफ टू आइज, ठीक है। तो ये बात है, हाँ ये तो चल रहा है। तो हमें डेविएशन समझ में आया, रीजन ऑफ परव्यू समझ में आया, ब्राइटनेस समझ में आया। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ये कोई अगर मिरर है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग इमेज इधर कहीं बन रहा होगा, ऑब्वियस है। ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ भागेगा, इमेज मिरर की तरफ भागेगा, but their velocities will be equal and opposite. Why? Because their displacements are equal and opposite. As the displacements are equal and opposite, rate of change in displacement is the velocity. So the velocities are equal and opposite. तो पहला चीज समझ में आया। हम बात कर रहे हैं, दो केस बन सकता है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और तो इमेज भी ऐसे ही जा रहा होगा। मतलब when the object is moving parallel to the mirror, image is moving parallel to the mirror with the same velocity. When object moves parallel to the mirror, image भी parallel to the mirror जा रहा है। ये अगर 2 मीटर पर सेकंड में जाएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड में जाएगा। So when the object is moving parallel to the mirror, velocity of object is equal to velocity of image. पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो लिखेंगे, पहला हुआ when object moves parallel to mirror, the image moves with same velocity. इमेज सेम वेलोसिटी में जाएगा जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर जा रहा है। हाँ, फिगर दिखाने के लिए मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दिया। ये जितना वेलोसिटी में जाएगा, ये उतनी ही वेलोसिटी में जाएगा। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स normal to the mirror, normal to the mirror, when object moves normal to the mirror, normal to the mirror, suppose ये हो गया मिरर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये नॉर्मल टू द मिरर जा रहा है, चाहे इधर जाए या इधर जाए, इधर भी जाए। चलो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हुआ, इसको भी ओ कहेंगे, इसको भी आई कहेंगे। तो आप कहोगे भी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ भी ओ, चलो इसको थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे, भी ओ एम, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror. VIM is velocity of image with respect to the mirror. And you know their displacements with respect to mirror are equal and opposite. So their velocities with respect to mirror will be also equal and opposite. क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर SOM, SIM आर इक्वल एंड अपोजिट। किसी भी समय में ये मिरर से जितना डिस्टेंस पे है वो भी उतनी डिस्टेंस पे है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
चाहे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इधर जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। क्या पता चल गया? VOM is equal to minus VIM, sir, why minus? Because they are equal and opposite. Now what is VOM? VOM is the velocity of object with respect to mirror. हम लोग relative velocity पढ़ चुके हैं। Velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. So I say it is VO, velocity of object minus velocity of mirror. ये minus of velocity of image minus velocity of mirror. क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो यहां से क्या मिल गया? देखो तो मिला velocity of object plus velocity of image is equal to twice of velocity of mirror. ये हो गई इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी प्लस इमेज का वेलोसिटी इज इक्वल टू डबल ऑफ मिरर का वेलोसिटी। अगर कहेंगे मिरर स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0, तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज वेलोसिटी। और एल्स इफ द मिरर इज मूविंग यू हैव टू गो लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आई कैन गिव यू ए क्वेश्चन। सपोज हियर इज ए मिरर, हियर इज द ऑब्जेक्ट जो कि कुछ इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। कौन? ऑब्जेक्ट। ये है मिरर जो कि इधर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर पक्का इमेज होगा। आपको पूछा गया है, ये है इमेज। क्या पूछा? इन फिगर शोन फाइंड find velocity of image, velocity of image with respect to ground. Also find velocity of object, velocity of image as seen by object। ये दूसरा बिट बार बार आया है। कोई लड़का दौड़ रहा है, मिरर उसके तरफ इतनी स्पीड में आ रहा है। व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी एज सीन बाय द बॉय? मतलब ऑब्जेक्ट खुद देख रहा है, उसको इमेज का वेलोसिटी क्या दिखेगा। तो अगर हम याद रखें जो फॉर्मूला अभी अभी पढ़े थे, वो फॉर्मूला क्या था थोड़ा सोच लेते हैं। सॉल्यूशन में मैं डिटेल्स में कर देता हूं ताकि हर जगह आप कर पाओगे। VO हो गया velocity of object with respect to what? With respect to ground। नहीं सर आप with respect to mirror लिखे थे, नहीं लिखे थे, वो VOM था। ये VO है। VOM क्या था? velocity of object with respect to mirror। VO क्या? velocity of object with respect to ground। कोई लड़का दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। VI क्या है? VI is velocity of image with respect to ground, मतलब absolute velocity की बात कर रहे हैं with respect to ground। किसका velocity है? इमेज का। चलिए थोड़ा वैल्यूज भी लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, क्या भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। आपको समझने के लिए आसान होगा, ई डायरेक्शन को आप आई कैप कहते हो तो बोलो इट इज 2i कैप। और मिरर का वेलोसिटी vm, ये पता करना है, ये मालूम नहीं है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? vm वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे लिखेंगे -1i कैप। आपको VI पता करना है, आप कर सकते हो। व्हाट इज VI? आप कहोगे VO प्लस VI is equal to twice of VM। So they are all absolute velocities with respect to ground। All velocities are with respect to ground। हाँ, तो फिर ऐसा केस में सबका वैल्यू डाला जाए। आप VO कहोगे 2i कैप
प्लस वी आई जो मालूम नहीं है, इट इज ट्वाइस ऑफ -1 आई कैप। तो वी आई क्या बन गया, इट इज कमिंग -4 आई कैप। मतलब इमेज किधर को जा रहा है, टू दी लेफ्ट विथ 4 मीटर पर सेकेंड। इट इज 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या बात समझ में आया? फिर पूछा ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय ऑब्जर्वर। ए सीन बाय ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी आई माइनस वी ओ। ऑब्जर्वर देख रहा है ना, वी आई क्या है -4 आई कैप, माइनस वी ओ क्या है, वी ओ तो निकाल दिए थे 2 आई कैप था, यस इट वाज 2 आई कैप। सो इट इज कमिंग आउट टू बी -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि इमेज उसके तरफ 6 मीटर पर सेकेंड में दौड़ के आ रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड पे कोई खड़ा है तो उसको दिखेगा इमेज 4 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है ना। अच्छा सोचो कि वो मिरर है, मिरर के ऊपर एक चींटी बैठा है। चींटी को क्या लगेगा इमेज का वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू चींटी। चींटी तो मिरर के ऊपर बैठा है, मिरर का जो वेलोसिटी है चींटी का भी वही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू चींटी ऑन द मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बात समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज हम निकाल दिए, कितना ये था कुछ 4 मीटर पर सेकेंड, -4 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ मिरर था -1 आई कैप। सो दिस माइनस दैट कर देंगे तो हो जाएगा -3 आई कैप। चाहे तो आप लोग इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लो, हो सकता है कि कोई पूछ ले आपको। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना हो जाएगा, मतलब कोई मिरर के ऊपर चींटी बैठा हुआ है, उसको इमेज क्या दिखेगा, एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन द मिरर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एज सीन बाय द इंसेक्ट। तो आपको होगी इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज अभी अभी हम निकाल चुके हैं, कुछ था ही -4 आई कैप, माइनस मिरर का वेलोसिटी था -1 आई कैप। सो इट इज कमिंग आउट टू बी -3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। चींटी को लगेगा कि इमेज उसके तरफ दौड़ के आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में। क्या ये वेलोसिटी वाला फंडा सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसमें ये जो बेसिक इक्वेशन है आपको याद रखना है, क्या कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। इज दैट क्लियर? Next, number of images in a mirror. Number of images in a combination of two mirrors. Combination of two mirrors. अगर दो मिरर है, how many images will be formed of two mirrors? निकालने का तरीका बता देंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए कैसे हुआ क्या हुआ जानने के लिए टू वॉच दी लेंथी वीडियो। हमें तो जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम तो फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा एंट्रेंस निकल जाए, नहीं तो फीस को कौन पूछेगा। पूछ लो तो जितने लोग डॉक्टर बन गए कभी फीस बुक खोले नहीं, है ना, कभी नहीं खोले। बायोलॉजी खोल के बैठे रहते हैं और अभी कभी वो फिजिक्स खोलते नहीं, कभी कभार केमिस्ट्री खोल लेते थोड़ा बहुत, फिजिक्स तो कभी नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो सब्जेक्ट आपको सक्सेस दिलाता है उसको ऐसे बेवफा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि वो कभी उनके ज़िंदगी में दोबारा उनके सामने नहीं आता है। न्यूटन्स लॉ कितना थे बोलने से भी नहीं बोल पाते। एनीवे, यहाँ पर दो मिरर था, इसलिए मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें आई हैव मोर इंजीनियर्स, IIT इंजीनियर सारे व्हाट्सएप का ग्रुप बना के मेरे को जोड़ के रखे, बट वेरी लेस डॉक्टर्स, 10-12 तो डॉक्टर है जो एक ग्रुप बना के मेरे को जोड़े, जबकि इतने सारे बच्चे मेरे से मेडिकल पाए, क्योंकि वो फिजिक्स और फिजिक्स मास्टर को क्या मालूम किस नज़रिए से देखते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। वो अफसर गया, बाकी लोग भी जो गए जो लास्ट ईयर भी पाए,
फिजिक्स, हाँ हाँ ऐसा करके कोई एक सब्जेक्ट था। बाबूराम सर, हाँ हाँ देखें देखें ऐसा कोई आदमी था, हम सुने। बस राउत सर, हाँ वो बायोलॉजी का मास्टर थे, बस। क्योंकि जरूरत पड़ता है, बिना जरूरत की चीज़ें कोई याद नहीं रखता है। अब मुझे भली बात ही मालूम है, अगले साल तुम लोग जब पाओगे मेरे को ऐसे भूल जाओगे कि रास्ते में देखने से भी बोलोगे कौन है भाई, आपको कहीं मिले हैं क्या, ऐसे बोलो। एनीवे, मेरा काम है बताना। क्यों समी, क्या? और मिलते भी तो है वो बड़े, वो मतलब अपने फायदे के लिए। मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पर पास में ही रहता है, वो कुछ वो बाल उगाने का क्या कहते हैं इसको, डर्मेटोलॉजिस्ट है वो। क्या अच्छा स्टूडेंट नहीं था क्या, क्या था क्या मालूम, वो बन गया। जब भी मेरे को देखता है वही खाली नमस्ते करता है, बाकी कोई देखते हैं तो दूर दूर से इधर से, मतलब उनको लगता है जैसे देखे नहीं है, बहाना करते हैं। अब तो हम उनके मास्टर हैं, ये क्यों बार बार करते हैं, बार बार बोलता है सर आइए ना आप, आपकी भी प्लांटेशन कर देते हैं यहाँ पे। क्योंकि उसको मेरे में कुछ फायदा दिखता है, वो मेरे को बोलता है कि आइए सर आपका भी कुछ यहाँ पर प्लांटेशन कर देते हैं। है हो यार, अब हमारे पास दो मिरर है, उनके बीच में कोई एंगल है, और चलो मानते हैं कि ये है एंगल बाइसेक्टर। मैं आपको दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। एक हुआ सिमेट्रिकली पोजीशन, दोनों के बीच में सिमेट्रिकली पोजीशन है। दूसरा अनसिमेट्रिकली पोजीशन, ए का कितना इमेज बनेगा, बी का कितना इमेज बनेगा। ए कौन है, इट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर सिमेट्रिकली बिटवीन द टू मिरर्स। बी क्या, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर्स। ओके, चलिए पता करना है हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए एंड बी विल बी फॉर्म। तो आई गिव यू द स्टेप्स, कैसे करना है। स्टेप वन में यू फाइंड एम, क्या है ये 360/थीटा। क्यों ऐसे करते हैं समझाने के लिए आपको बहुत लंबा देखना पड़ेगा, यू कैन वॉच माई वीडियोस लाइंग ऑन द ट्यूब, आप देख लो। तो ये 360/थीटा। फिर स्टेप 2 में निकालो n, क्या है, इट इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते होंगे, ये लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू मतलब 3.7 का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, 3.2 का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू मतलब नेक्स्ट इंटीजर। अगर है 5, उसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। सो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है 3। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होता है जस्ट द नेक्स्ट नंबर। क्या बात समझ में आया? तो आप कहोगे कि जो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू है दैट इज n, मतलब n इज एन इंटीजर। अगर m का वैल्यू सपोज मैं कहूं 6.1 है, तो अगर m 6.1 हुआ, क्या n कितना होगा आप बोल सकते हो, 7। तो आपको समझ में आ गया। अगर m का वैल्यू ओनली 6 है तो आप क्या कहोगे, n का वैल्यू 6 ही कहोगे। ठीक, तो ये समझ में आया, n मिल गया। नाउ स्टेप 3 में नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे। स्टेप 3 में आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n if n is odd and object is unsymmetrically placed. If n is odd and object is unsymmetrically, थोड़ा इसको इधर बनाते हैं, जगह कम है। Object is unsymmetrically placed. Unsymmetrically placed कितना बराबर है, ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग लिख देते हैं, नॉट अलोंग बाइसेक्टर, नॉट अलोंग बाइसेक्टर, नॉट अलोंग बाइसेक्टर।
n का वैल्यू क्या होगा, n होगा। कब? अगर n ऑड है और ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग द बाइसेक्टर। ठीक है, जो आपको समझ में आया उसी चीज को थोड़ा और भी हम सजा के लिखना चाहेंगे। ये स्टेप 1 हो गया, पहले 360/थीटा निकालें, फिर n का वैल्यू निकालें, फिर आप निकाल रहे हो क्या, आप निकाल रहे हो ये नंबर ऑफ इमेजेस। n क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस। कैपिटल N इज नंबर ऑफ इमेजेस। एंड ये थोड़ा जगह इधर ले लेगा, यस, एंड इट इज इक्वल टू n-1। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट n का वैल्यू ऑड है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली नहीं है तब n, अदरवाइज n-1। बात समझ में आया? जैसे सपोज मैं आपको समझाने के लिए आई एम टेकिंग ए स्मॉल एग्जांपल। सपोज हियर इज ए मिरर, हियर इज ए मिरर, हियर इज A एंड हियर इज B। ये एंगल क्या है? थीटा। और ये मिरर है, मिरर 1, मिरर 2। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ A एंड B विल बी फॉर्म? पहला एग्जांपल लेते हैं, व्हेन थीटा इज से समथिंग लाइक 60 डिग्री। तो m का वैल्यू क्या मिलेगा? 360/थीटा इज 6। n का वैल्यू क्या मिलेगा? ये तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू है, इट इज कमिंग आउट टू बी 6। तो यहां पर क्या n ऑड है? नहीं है। अच्छा, तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A तो सिमेट्रिकली है। अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली होगा और n ऑड होगा तब n-1 होगा, तो na क्या हो जाएगा? सेम एज n, दैट इज 6। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ B, हाँ ये अनसिमेट्रिकली है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकली होना काफी नहीं है, साथ साथ n को ऑड होना है। क्या n ऑड है? नहीं है, तो इसका नंबर ऑफ इमेज भी होगा 6। n is odd and the object, n is odd and the object is unsymmetrically placed, तब n-1, तब n, अदरवाइज ये n-1, सॉरी इसमें लिखने में मैं गड़बड़ क्यों, क्या लिखना चाहिए मुझे? n-1। अगर n का वैल्यू ऑड है और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो होगा n, अदरवाइज n-1। जैसे अगर आपको ये चीज समझ में आया तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। सपोज थीटा का वैल्यू को लेता हूं मैं समथिंग लाइक 59 डिग्री। थीटा का वैल्यू 59 डिग्री ले लिया। थीटा 60 डिग्री होता था तो ये 6 होता था। अब m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो फिर आपको n का वैल्यू क्या मिलेगा? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m कितना मिलेगा? ये 6 पॉइंट समथिंग है, तो फिर ये बनेगा 7। अब क्या हो गया? n ऑड है, हाँ, और b अनसिमेट्रिकली है, तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ b विल बी 7, बट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a का कितना इमेज बनेगा? ये तो सिमेट्रिकली, ये ऑड हुआ तो क्या हुआ? ये सिमेट्रिकली पोजीशन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली पोजीशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का और n ऑड होना चाहिए। n तो ऑड है, लेकिन a के लिए देखेंगे तो ये सिमेट्रिकली है, तो ये इसका बनेगा n-1, दैट इज 6। a का 6 इमेज बनेगा, b का 7 इमेज बनेगा। क्या बात समझ में आया? यस। हाँ, कोई भी केस में हम निकाल सकते हैं। अगर आपको सचमुच समझ में आया तो आपको ये चीज बताना है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 मिरर है। n-1 कैसे हुआ? n- क्यों हुआ? n-1 कब होता था? देखो, n कब होता था? अगर n ऑड है और ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग द बाइसेक्टर। हाँ तो सर 7 ऑड है ना? हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बाइसेक्टर में a के लिए इमेज निकाल रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग द बाइसेक्टर, क्या a बाइसेक्टर पे नहीं? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये ऑड होगा और ये नॉट अलोंग बाइसेक्टर होगा, तभी n। लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर बाइसेक्टर पे है ना। a का हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a इज ऑन दी बाइसेक्टर। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया? नहीं किया, तो आप कहोगे इमेज हो जाएगा n-1। b के लिए
ये अनसिमेट्रिकली भी रखा गया है, नॉट अलोंग द बाइसेक्टर, और n इज ऑड, इसलिए b के लिए इमेज हो गया 7। क्या समझ में आया? यस सर। या तो चलो, अगर आपको समझ में आया, ये एंगल थीटा दिया है और पूछा है कि ये बाइसेक्टर है और ये पॉइंट ए है, ये मिरर 1 है, मिरर 2 है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ images will be same for which pair of values of theta? ऑप्शन दिया है 40 डिग्री, 41 डिग्री। बी दिया है समथिंग लाइक 90 डिग्री, 89 डिग्री। सी दिया है समथिंग लाइक से इट इज 60 डिग्री, 80 डिग्री। डी दिया है नॉन। तो यहां पर थीटा का दो वैल्यू दिया है। कौन से केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी सेम? 40 और 41 में बराबर होगा कि 90 और 89 में बराबर होगा कि 60 और 80 में बराबर होगा कि ना? चलिए सोचते हैं 40 और 41 में बराबर होगा कि नहीं होगा। ए का इमेज, ए कहाँ रखा है देखो तो सिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकल रखा है मतलब नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1 है कि नहीं? इट विल बी n-1। तो देखो तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे थीटा जब 40 है तो m का वैल्यू है 360/40 is not it equal to 9? Yes. And what is the value of n? It is the least integral value of m which is also 9. तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 9-1। दैट इज इट। इज दैट क्लियर? अगर थीटा को 41 ले लेंगे तो मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की। थीटा को 41 लेंगे तो m का वैल्यू 9 से थोड़ा सा कम होगा। m विल बी समथिंग 8 पॉइंट समथिंग और n का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बी अगेन 9। हाँ सर n और कोई फर्क नहीं पड़ता है, a is symmetrically placed, तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a विल बी अगेन 9-1 मतलब 40-41 के लिए बराबर मिलेगा। 90-89 के लिए नहीं मिलेगा। 90 में डिवाइड करो तो 4, 89 में डिवाइड करो तो 4 पॉइंट समथिंग का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा 5। तो इसके लिए n और इसके लिए n विल बी डिफरेंट, जबकि इसके लिए n एंड इसके लिए n आर सेम। सो 40 डिग्री करो या 41 डिग्री करो, यू विल गेट द सेम नंबर ऑफ इमेजेस। बट 90 और 89 करोगे यू विल नॉट गेट द सेम नंबर ऑफ इमेजेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो यहाँ पे आखिरी चीज बता देंगे, 2 इंपोर्टेंट केस स्टडीज है। अगर हमारे पास कोई एक मिरर है, कोई एक क्लॉक है और इसका इमेज कीपिंग द मिरर ऑन दी राइट साइड हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो मैं तो बना दूंगा ऐसे। मान लो कि इसमें कुछ टाइम बना है ऐसे, सपोज ऐसा कुछ बना है। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट बन गया उसका मिरर करता हूं थोड़ा, ये देखो ये बन गया उसका इमेज। तो आप देखोगे ये हो गया ऑब्जेक्ट टाइप और ये हो गया इमेज टाइम। रिलेशन क्या है? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 12 0 0। याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट वाला क्लॉक में 3:40 हुआ है तो इमेज वाला क्लॉक में कितना टाइम होगा? 12 - 340 इज इक्वल टू 820। मतलब अगर इसमें 340 हुआ है तो इसमें क्या दिखेगा? 820, क्योंकि दोनों मिलके 12 होना है।
तो याद रखो ये काम में लगता है। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. This timing Yes. plus this timing is equal to this. Case 2. अगर कोई एक ये यहाँ पे कोई कैमरा लगा, ये कोई एक खंबा है या फिर कोई एक आदमी है ये, और इसका आंख यहाँ पे है, और चलो मानते हैं दिस इज द हेड ऑफ द मैन, these are the eyes, or it is a foot. What is the smallest size mirror required so that he can see the complete image? दिया है कि ये आदमी का हाइट दिया हुआ है h। अगर हम इसके सामने कोई एक मिरर रखना चाहेंगे, कितना बड़ा मिरर होने से वो आदमी अपना कंप्लीट इमेज देख पाएगा? मैं पहले तो डाउट करके बड़ा वाला इमेज रख दिया, बड़ा वाला मिरर। अब ये मिरर में आदमी अपना इमेज देखना चाहते हैं, कब देख पाएगा? जब यहाँ से कोई रे रिफ्लेक्ट करेगा, उसके आंखों में आएगा, तो ही विल बी एबल टू सी हिज हेड। यहाँ से कोई रे रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी आंख में आएगा, ही विल बी एबल टू सी हिज फुट। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को लेके देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये एंगल बराबर है, तो दिस लेंथ इज हाफ ऑफ दिस होल लेंथ। Similarly, if I drop a perpendicular here, I will say this length is half of this whole length. इसका मतलब this length is h/2। तो हमें मिरर का ये वाला हिस्सा की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मिरर होना काफी है कि कोई आदमी जिसका हाइट h है वो अपना कंप्लीट इमेज दिख पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मिरर्स मस्ट बी एलिवेटेड बाय सर्टेन अमाउंट। इसको थोड़ा उठा के रखना पड़ेगा। What is the smallest size mirror in which a man can see his complete image is half of the height of the man? तो याद रखना है, smallest size mirror in which a man can see his complete image is equal to half of height of man। मैन कहे वुमन कहे, आप कभी ड्रेसिंग टेबल के लिए मिरर खरीदने जाओगे, आपको नहीं बोलना है कितना बड़ा मिरर चाहिए, वो जानता है कि हम 3 फीट का देंगे, क्योंकि एवरेज इंडियन हाइट इज 6 फीट, तो 3 फीट का मिरर हो जाएगा। तो कोई भी आदमी उसके सामने खड़े होकर अपना पूरा इमेज देख सकता है, प्रोवाइडेड वो मिरर को थोड़ा उठा के रखें जमीन से। जमीन पे रख देंगे तो नहीं दिखेगा, है ना, जमीन पे रख देंगे तो नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा उठा के रखना। क्या बात समझ में आया? आगे इस चैप्टर में आपको पता चल गया कि बहुत सारे रीजनिंग लगाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो यू विल डू देम ऑल। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक लिए जय हिंद। जय हिंद सर।